गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से लाइव क्लास अपनी नहीं चल पाई, इसलिए इस चैप्टर का वीडियो डालना पड़ा है। देखिए, आप एक बार बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ उसको रीड करिएगा वीडियो में देखते हुए। एक बार हम इसको शुरू से वापस से लेते हैं। देखिए, जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। अपन वैसे तो इससे गो थ्रू हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आनुवंशिकी कहते हैं। एक बार मैं थोड़ा पॉइंटर मेरा बारीक कर लेता हूँ। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहता है। अपन ने बात करी थी कि आनुवंशिकता जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो माता पिता से हैं, उनके बच्चों में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो इन बातों का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन ने 1905 में किया था। सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द था उस शब्द के बारे में किसने बताया? बैटसन ने बताया। कब बताया? 1905 में बताया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। ठीक है, तो आपसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं इन 4 लाइनों में से पहला क्वेश्चन बनता है कि आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अगर बनता है तो वो बनता है कि जेनेटिक्स शब्द कब व किसने दिया, तो बैटसन ने 1905 में दिया। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि जीन शब्द किस भाषा का शब्द है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं अपन इसमें। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं या आनुवंशिक लक्षणों से आप क्या समझते हो। तो ऐसे लक्षण, सजीवों के ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं यानी कि गमन करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। समझ गए? मतलब माँ बाप के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में चले जाते हैं, संतानों में प्रकट होते हैं। इसे इन्हीं लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा फिर से कि वंशागति से आप क्या समझते हो। तो आप कहोगे कि आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से यानी माता पिता से, संतति पीढ़ी यानी कि उनकी संतानों में गमन या संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। नेक्स्ट बात आती है हेरेडिटी। हेरेडिटी क्या होती है? देखिए, हेरेडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर ने 1863 में किया था। ये जो वंशागति है ना, ये वंशागति ही हेरेडिटी कहलाती है इंग्लिश के अंदर। समझ गए बात? और इस हेरेडिटी शब्द को, वंशागति को नहीं कहा था उसने, वंशागति के बारे में कुछ नहीं कहा उसने, हेरेडिटी शब्द से ही इस वंशागति को समझाया। किसने? स्पेंसर ने 1863 में। आगे देखिए, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। हमने 9th क्लास में बात पढ़ी थी कि जो सजीवों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो जनन है वो कौन सा जनन होता है हमारा? वो होता है लैंगिक जनन। अगर लैंगिक जनन नहीं हो तो विभिन्नताएं सजीवों के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में ही एक प्रोसेस होता है जिसको आप क्या कहते हो? क्रॉसिंग ओवर कहते हो, जीन विनिमय का प्रोसेस कहते हो। और यही प्रोसेस किसके लिए जिम्मेदार होता है? विभिन्नताओं के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बात करें मेंडलवाद। क्वेश्चन आता है मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकी के ऊपर या आनुवंशिकता के ऊपर जो प्रयोग करे और जो परिणाम निकाले, जो निष्कर्ष उसके सामने आए, निष्कर्ष जो उसने निकाले, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मेंडलवाद कहा जाता है।
देखिए सबसे पहले मेंडल का एक संक्षिप्त जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका नाम लिखना अच्छे से सीख लेना आप लोग। मेंडल मेंढक नहीं है, ये कई लोग मेंढक भी लिख देते हैं, मेंढक, ठीक है, ये मेंढक नहीं है, मेंडल है, ये ध्यान रखना आप। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 तक ये जीवित रहे। 22 में इनका जन्म हुआ, 84 में इनकी डेथ हो गई। आनुवंशिकी का जनक इनको कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पहला क्वेश्चन ही इस पैराग्राफ में से है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपू में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हैजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र से डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने। चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर, देखिए पूछा जाता है मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर अपने प्रयोग किए, तो मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग किए। और कितने साल तक किए, लगभग 7 साल तक उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया और अपने प्रयोग करके उनका निष्कर्ष निकाला। तो एक तो ये कि मेंडल ने अपने प्रयोग कौन से पौधे पे किए, उद्यान मटर पे। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है। तो पाइसम सटाइवम इसका जो है बोटनिकल नेम होता है। आपको इंग्लिश में याद हो जाए तो आप इंग्लिश में याद कीजिएगा, अदरवाइज आप हिंदी में याद कर लीजिएगा। देखिए गार्डन पी, उद्यान मटर, ये पाइसम, एंड देन इधर आ जाइए आप सटाइवम, ये इसका वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। कितने वर्षों तक प्रयोग करे इसके ऊपर, 7 वर्ष तक। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए जितने भी प्रयोग करे उनके जो परिणाम निकले उनका एक लेटर तैयार किया मेंडल ने और शोध पत्र के रूप में उसको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने उन्होंने कब रखा, 1865 के अंदर। देखिए सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण का प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। पूछा जा सकता है कि मेंडल द्वारा किए गए कार्यों का जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ वो किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो पादप संकरण पर प्रयोग, ठीक है। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो था मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा जवाब होगा कि मेंडल द्वारा आनुवंशिकता पर जो प्रयोग करे गए उन्हें ही क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। और इन प्रयोगों के आधार पर जो प्रयोगों के जो परिणाम थे उन परिणामों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए। तो 2 या 3 लाइन में आपको आंसर देना है कि मेंडल द्वारा जो आनुवंशिकता पे प्रयोग किए गए उनके परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए गए, इन्हें मेंडलवाद कहा जाता है। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। देखिए मेंडल को जीते जी कोई उपलब्धि, किसी तरीके का कोई क्रेडिट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेंडल ने काम तो बहुत अच्छा किया था, मेंडल ने काम बहुत ही लाजवाब किया था, बट उस समय तक जीन के बारे में कोई पता नहीं था कि जीन आखिर क्या होती है, ठीक है। इस जीन वर्ड का मालूम नहीं होने की वजह से मेंडल को अपने कार्यों का क्रेडिट नहीं मिल पाया। लेकिन बाद में फिर कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर से इन टॉपिक्स के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर काम स्टार्ट किया और मेंडल के काम को आगे बढ़ाया। तब उनको पता चला कि यार मेंडल ने जो काम किया था वो सही किया था, और फिर मेंडल को क्या हुई, ख्याति प्राप्त हुई। देखिए मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि मेंडल की सफलता के कारण बताइए। तो 3 कारण है। पहला कारण है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है। मेंडल ने अपने संकरण
प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण तैयार किया। मतलब सारा रिकॉर्ड उसने अपने पास रखा और लास्ट में उन जो डेटा उसने कलेक्ट करे थे उनका विश्लेषण करके उसने निष्कर्ष निकाले। तीसरा जो था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया। मतलब उसने जो उद्यान मटर उसने जो चुना वो 1 वर्षीय पादप था। अगर मान लीजिए उसकी जगह वो नीम का पादप चुन लेता, नीम का पौधा चुन लेता, नीम का पेड़ ले लेता या बरगद का पेड़ ले लेता, बरगद का पेड़, तो देखिए बरगद के पेड़ को तैयार होने में इतना समय लग जाता, तब तक तो मेंडल की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, और मेंडल उसके ऊपर प्रयोग नहीं कर पाता। तो मेंडल ने जो पादप का चुनाव किया वो बड़ी सावधानी पूर्वक सोच समझकर ऐसे पादप का चुनाव किया जिससे वो अधिक से अधिक पीढ़ियाँ तैयार कर सकता था। ठीक है, तो मेंडल की सफलता के 3 कारण आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, क्योंकि उसने मटर का उद्यान मटर का चयन किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। तो इसके भी कुछ कारण थे। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर का चयन किया क्योंकि ये 1 वर्षीय पादप होता है, 1 वर्ष में तैयार हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेंडल को 10 साल मेंडल ने अगर प्रयोग करा हो अपना, तो 10 साल में वो क्या 10 बार मटर का पौधा लगा सकता था, यानी कि 10 पीढ़ियां तैयार कर सकता था। ठीक है, तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। पहला, मटर के पौधे के चयन का कारण कि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, जिससे कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो सकता है। दूसरा देखिए, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मनजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सफलता से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, हमें पता है कि जो पादप होता है मटर का, उसके जो नर जननांग स्त्री जननांग होते हैं वो किसी भी पादप को ले लो उसके फूल के अंदर पाए जाता है। ठीक है, तो मटर का पादप एक ऐसा पादप है जिसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया नर जननांग और मादा जननांग एक ही फूल के ऊपर पाए जाता है। ठीक है, तो नर जननांग और मादा जननांग जब एक ही पुष्प के ऊपर पाए जाते हैं तो वहां पर स्वपरागण आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए स्वपरागण से मटर के पादप के अंदर समयुग्मनजी पादप तैयार करना एक सरल काम था। नेक्स्ट जो है विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम विपुंसन क्रिया द्वारा कृत्रिम परागण आसानी से किया जा सकता है। कृत्रिम परागण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ही फूल के ऊपर सपोज कीजिए कि नर जननांग भी मौजूद है और आपका स्त्री जननांग भी मौजूद है। ठीक है, तो ये दोनों अगर एक फूल के ऊपर मौजूद है तो यहाँ तो कौन सा परागण होगा, यहाँ तो स्वपरागण होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से एक को आप हटा दो, या तो आप स्त्री जननांग को हटा दो या आप नर जननांग को हटा दो, तो अब केवल और केवल इस पुष्प के ऊपर एक ही जननांग मौजूद है। एक जननांग मौजूद होने की वजह से यहाँ पर स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं है। अब परागण के लिए दूसरे फूल की आवश्यकता होगी जिसके ऊपर विपरीत जो जननांग होगा वो मौजूद होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो परागण होगा वो कौन सा होगा, पर परागण होगा, या फिर उसको कहेंगे आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, जो कि आसानी से करवाया जा सकता है। नेक्स्ट जो चौथा कारण है वो है कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्रियासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। विप्रियासी लक्षणों का मतलब होता है परस्पर अपोजिट जो लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें पादप की लंबाई या ऊंचाई, पादप की ऊंचाई की बात करें तो मटर के पौधे में एक जो लक्षण है ऊंचाई का, उसके परस्पर 2 विपरीत कैरेक्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से, कि या तो लंबा होगा उसके साथ में और उसके साथ में बोना भी मौजूद होगा। यानी कि ऊंचाई का लक्षण अगर हमें देखना हो तो मटर के पौधे के अंदर लंबेपन का गुण भी मौजूद होता है और बोनेपन का गुण भी मौजूद होता है। ये दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन एक समय में प्रथम पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी होगा। समझ गए,
वो क्या होगा, प्रभावी होगा। यानी कि ये जो विप्रियासी लक्षणों के जोड़े हैं, एक पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होगा, उसमें से प्रकट होगा। जैसे कि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में जो लंबापन होता है वो लंबापन प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, प्रकट होता है। इसके बाद में पुष्प की स्थिति कि पुष्प कक्षीय है या अग्रस्त है। एक तो जो शाखा होती है, जैसे मान लीजिए ये शाखा है इस तरीके से, तो इसके बिल्कुल फूल बिल्कुल चोटी पे आए यहाँ पे, तो ये तो हो गया क्या, अग्रस्त टर्मिनल। या कक्षीय, कक्षीय जैसे मान लीजिए ये शाखाएं यूँ निकल गई, फूल मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कक्षीय फूल हो जाएगा। इसी तरीके से परिपक्व फली की आकृति की फली फूली हुई है या संकीर्णित पिचकी हुई है। ये तो आप आसानी से आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि एक तो मटर की फूली हुई फली होती है, पूरी तरह से दाना भरा हुआ होता है, एक में दाने के बीच बीच में जगह मिलती है जिससे वो पिचकी हुई नजर आती है आपको। अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली से मतलब है कच्ची फली। जब मटर के पौधे के फली लगना स्टार्ट होती है तो वो कच्ची होती है, उसमें दाना पूरी तरह से पकता नहीं है। उस समय उस फली का रंग कैसा होता है, उस समय या तो वो फली ग्रीन होगी या फिर येलो होगी। ये दोनों कैरेक्टर एक साथ मौजूद होते हैं। जो फली आपको ग्रीन दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर ये पीला कैरेक्टर भी मौजूद है उसमें, बट आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, इट मीन्स यहाँ पर ग्रीन कलर क्या है, प्रभावी है, इसलिए ग्रीन प्रकट हो गया और पीला प्रकट नहीं हुआ। समझ गए। इसी तरीके से पुष्प का रंग देखिए, पुष्प का रंग जो है या तो बैंगनी होगा, पुष्प का रंग या तो आपका बैंगनी होगा या फिर सफ़ेद होगा। बीज की आकृति गोलाकार हो सकती है, झुर्रीदार हो सकती है। बीज का रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ विप्रियासी लक्षणों के जोड़े थे ये मटर के पौधे के अंदर मौजूद थे। इन विप्रियासी लक्षणों के जोड़ों की वजह से भी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसका चयन किया, मटर के पौधे का चयन किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चयन के निम्न कारण थे। पहला कारण कि जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है, जिससे आसानी से एक समय में अनेक पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। दूसरा, मटर का पौधा जो होता है द्विलिंगी फूल उसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे उसके अंदर स्वपरागण और परपरागण दोनों की क्रियाएं आसानी से करवाई जा सकती है। ठीक है। इसके बाद बात करें विपुंसन। विपुंसन का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो दो स्त्री जननांग और नर जननांग दोनों मौजूद थे, उनमें से एक को हटा दो, आप काट दो, काट के आपने अलग कर दिया तो अब केवल एक ही जननांग बच गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। तो विपुंसन की क्रिया आसानी से इसके अंदर करवाई जा सकती है। और चौथा जो कारण था, रीजन था मटर के सिलेक्शन का, वो कारण ये था कि मटर के पौधे के अंदर विभिन्न विप्रियासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। और वो विप्रियासी लक्षणों के जोड़े कौन से हैं, ये 7 जोड़े आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से विप्रियासी लक्षणों के जोड़े थे जिनकी वजह से मटर के पौधे का मेंडल ने क्या किया, चुनाव किया। इसके बाद में देखिए अपने पास नेक्स्ट जो आता वो आता है मेंडलवाद की पुनर्खोज। 1884 में मेंडल की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और उसकी डेथ के लगभग 35 वर्ष बाद तक, 35 वर्ष तक किसी ने भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। लेकिन 35 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए। एक तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरे जर्मनी के कार्ल कोरेंस और तीसरे थे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमॉक। इन्होंने पृथक पृथक रूप से कार्य किया और सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों की या मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक, ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज करी और अपने जो कार्य थे पृथक पृथक करके पुनः खोज करके जो परिणाम निकले वो कब रखे दुनिया के सामने, सन 1900 में इन्होंने अपने प्रयोगों की पुनर्खोज करके परिणाम दुनिया के सामने रखे। तब पता चला कि इन्होंने जो काम किया वो काम तो आज से लगभग 35 साल पहले मेंडल भी कर चुका था। ठीक है। तो तब जाकर के मेंडल को अपने कार्यों का क्रेडिट प्राप्त हुआ। देखिए आज के वीडियो में अपन ने यहाँ तक बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ आनुवंशिक शब्दावली है
उन शब्दावली की बात करेंगे। ये शब्दावली जब तक आप याद नहीं करेंगे या शब्दावली को सीखेंगे नहीं, तब तक चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश करी है ब्रीफ में आप लोगों को समझाने की। आप लोग इसको बार बार देखना, एक दो बार देखना, उसके बाद आप अपनी बुक को रीड करना। फिर भी अगर कोई मान लीजिए कोई शब्द, कोई टॉपिक, कोई शब्द, कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस आनुवंशिक शब्दावली की बात करेंगे।